नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। जैसे कि आज हम करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का जो एक टॉपिक है डायनामिक्स का, वो है एसएचएम। और ये जो टॉपिक है आपके, ये इसके जो बीएससी बीएड जो बच्चे कर रहे हैं, जो इंटीग्रेट बीएड कर रहे हैं बीएससी बीएड, उनके तो ये यूज होता है थर्ड ईयर के अंदर। और जो आपके यूज होगा बीएससी जो सीधी डायरेक्ट एकेडमिक में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके यूज होता है ये सेकंड ईयर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने तो डायनामिक्स के अंदर। डायनामिक्स के अंदर जो बुक आपके लगती है, उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होता है? ये एक तो बीएससी बीएड के अंदर तो ये यूज होता है थर्ड ईयर के अंदर, और प्लस बीएससी बीएड सीधी जो बीएससी है वो सेकंड के अंदर यूज होता है। तो इस प्रकार आपको बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर यूज होता है और बीएससी थर्ड ईयर सेकंड ईयर के अंदर यूज होता है। तो सबसे पहले डायनामिक्स के अंदर बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम? तो अपने सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, आपको उसके बारे में समझते हैं अपने। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक सरल रेखा दी हुई है। ये बिंदु आपके पास ए डैश और ये ए है आपके पास, ये एक स्थिर बिंदु है ओ। अब एसएचएम क्या होती है? आपके पास एक सरल रेखा में कोई कण गतिमान है, एक सरल रेखा में कोई कण गतिमान है, और वो एक स्थिर बिंदु से उसका जो त्वरण है वो क्या होना चाहिए? इसके कोई भी कण है, यहाँ पे मान लो P है, तो इसकी जो दूरी है x, उसके क्या होना चाहिए? विथ समानुपाती होना चाहिए। तो अपने पास ये डेफिनेशन बन सकती है कि जो F त्वरण है आपके पास, वो होना चाहिए समानुपाती होना चाहिए किसके? दूरी के। तो सबसे पहले अगर F को अपने समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक अचरांक आता है जो लिखते हैं म्यू x से, और माइनस किसको शो कर रहा है? ये गति जो इधर केंद्र की तरफ गति हो रही है, ये स्थिर बिंदु है, इसकी तरफ गति करेगा कण, तो इसके लिए आपने माइनस यूज करेंगे अपन। तो सबसे पहले एसएचएम क्या था? आपके पास एक सरल रेखा में कोई कण गतिमान है, उसका जो त्वरण होगा वो स्थिर बिंदु से स्थिर रेखा पर की दूरी के, जो कण की जो दूरी है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो माइनस म्यू एक्स हो जाएगा। म्यू आपके पास क्या है? यहाँ पे अचर है। तो ये आपके पास डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन अपने अगर सिंपल हार्मोनिक की बात करें तो डेफिनेशन लिखें तो ये जो ओ पॉइंट है आपके पास, ये एक स्थिर बिंदु कहलाता है, स्थिर बिंदु कहलाता है ये। और या इसको बल के अंदर भी बोल सकते हैं, इसको बल के अंदर या स्थिर के अंदर या गति के अंदर बोल सकते हैं, गति के अंदर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अपने अगर बात करें तो एसएचएम की जो डेफिनेशन होती है आपके पास, वो अगर अपने लिखें तो वो डेफिनेशन क्या होती है आपके पास? तो लिखते हैं कि एक कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि कण का त्वरण उसके स्थिर
बिंदु पर, उसके स्थिर बिंदु पर कण, स्थिर बिंदु पर कण की, स्थिर बिंदु पर कण की दूरी के समानुपाती होता है और सर्वदा उस बिंदु की ओर दिष्ट होता है। स्थिर बिंदु को बल केंद्र या गतिक केंद्र कहते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास क्या हुआ कि कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि कण का त्वरण उसके स्थिर बिंदु पर कण की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब इस दूरी के, एक कण है वो स्थिर बिंदु से यहाँ तक पहुंचा तो उसकी दूरी के क्या होगा, ये समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो म्यू लगता है और एक्स ये पड़ा है, माइनस किसको शो कर रहा है, नेक्स्ट अपने लिखते हैं अब कि f जो है समानुपाती है x के। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि जो कण जो है वो किस दूरी पर, उसकी स्थिति क्या होगी, किसी दूरी पर कण की जो पोजीशन है वो फाइंड करेंगे कि ये जो कण है यहाँ से ये कहाँ तक जाए और इसकी क्या पोजीशन बनती है, उसकी हमने उसको डिफाइन करेंगे। उसकी किस कण किस दूरी पर जाएगा, उसका किस टाइप का वेग होगा वहां पे, तो वो फाइंड करेंगे अपने। तो सबसे पहले f समानुपाती है x से, तो f को आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस म्यू x, इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब आपको जो ये त्वरण होता है f माइनस म्यू x, तो त्वरण को अपने क्या लिखते हैं, v dv फॉर्म में dx। जो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो त्वरण होती है और विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है वो वेग को शो करती है। तो सबसे पहले अगर f को देखें तो अपने लिख सकते हैं v dv फॉर्म में dx। अगर वेग के अंदर लिखना चाहें तो ये इस टाइप से लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं अपने माइनस म्यू x की। अब x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो v dv बराबर में माइनस म्यू x dx, दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो v dv माइनस म्यू बार रख देंगे x dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस म्यू बार आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c1, एक कांस्टेंट आता है क्योंकि डेफिनेट नहीं है ये इंटीग्रल इसलिए कांस्टेंट लगाया है। तो जो v स्क्वायर होगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस c1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको v स्क्वायर आपने निकाल दिया, ये इसका मतलब ये है कि ये जो कण है आपके पास ये स्थिर बिंदु पे था, ये कहाँ तक जाए और उसका वेग फाइंड करना है। किसी भी कण की दूरी पर वेग जो फाइंड करना है वो v स्क्वायर से। अब यहाँ पे कण मान लेते हैं कि माना कण ए पर विरामावस्था में पहुंचता है, विरामावस्था में पहुंचता है। तो विरामावस्था में पहुंचता है इसका मतलब x बराबर a हो जाएगा आपके पास और v कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो तब x बराबर a v बराबर 0, तो c1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 0। अगर ये x बराबर a इसमें पुट करें और v की वैल्यू अगर 0 पुट करें अपने, तो जो c1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, तो यह c1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी
माइनस के म्यू ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी, इसमें पुट कर दिया आपने। तो C1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है आपको। तो बाय इक्वेशन 2 पुट इन, तो पुट करेंगे इसमें तो v स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपके पास माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, फिर ये आएगी पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी ये पॉजिटिव आएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस का पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का म्यू ए स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है v स्क्वायर, तो म्यू कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये जो आपके पास वेग होगा तो v वेग जो आएगा वो इसको लिखा जा सकता है रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास वेग आ जाएगा। इस समीकरण को मैंने दे दिया 3 नंबर, तो वेग निकाल दिया आपने। ये किसी भी कण, ये जो वेग आया आपके पास, ये किसी भी कण पर स्थित वेग होगा, जो ये जो वेग है आपके पास, ये क्या शो कर रहा है, किसी भी कण पर, क्योंकि किसी भी कण पर, किसी भी कण पर, किसी भी कण पर, किसी भी दूरी पर, किसी भी दूरी पर कण का वेग प्रदर्शित करता है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले आपने समझा एसएचएम क्या होती है। एसएचएम दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक सरल रेखा है, आपके पास कोई कण गतिमान हो रहा है, वो स्थिर बिंदु से चलता है, उसका जो त्वरण होगा कण का वो स्थिर बिंदु से, एक बिंदु लिया आपने, उसके बीच की दूरी x के क्या होगा, ये समानुपाती होता है। समानुपाती होने के बाद में आपने म्यू लगाया, म्यू एक क्या है, अचर है आपके पास, और माइनस इसलिए लगाया आपने क्योंकि जो गति कर रहा है वो केंद्र की तरफ हो रही है, यानी वो क्या है आपके पास स्थिर केंद्र है, यानी बल केंद्र की तरफ गति कर रहा है कण, तो इसलिए आपने माइनस यूज किया। फिर f को अपने लिख सकते हैं v dv में dx, ये त्वरण को शो कर रहा है, और त्वरण से आपको वेग बनाना है, तो वेग इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपके पास एक इक्वेशन आएगी, इक्वेशन आएगी तो मान लेते हैं कि कण जो है वो a पर विरामावस्था में आता है, यहाँ पे आ जाता है कण, और विरामावस्था में क्या वैल्यू हो जाती है, x बराबर a हो जाता है और v बराबर 0 हो जाती है, यानी ये जो वैल्यू है आपके पास ये हो जाती है x बराबर a, तो x बराबर a हो जाता है, तो वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C1 बराबर आ गया म्यू ए स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकाल दी, इसमें वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद में आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ से आपको वेग पता चल जाएगा, किसी भी दूरी पर कण का वेग जो आपको निकालना है वो यहाँ से प्रदर्शित हो जाएगा कि कितना वेग आएगा आपके पास। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। v स्क्वायर बराबर आपके पास वेग आ गया म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 थी आपके पास। अब इसमें आपको 2 केस बनाने हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या होता है कि कोई कण है जो आपके पास वो ए से चलता है और ओ बिंदु की ओर विरामावस्था में पहुंचता है, तो अपने लिखते हैं कि माना 2 केस बनाने हैं। क्यों केस बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं कि अपने को टाइम पता करना चाहिए, t समय बाद कण की क्या पोजीशन होगी। अभी तो आपने फाइंड किया था किसी दूरी पर कण का वेग क्या होगा, तो वेग तो ये फाइंड हुआ था आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 आई थी। अब पूछना है कि कण का टाइम क्या होगा, टाइम t समय बाद कण की पोजीशन क्या होगी, यानी क्या टाइम होगा, तो वो टाइम फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले मानते हैं कि माना a से कण, माना a से कण विरामावस्था से बिंदु O पर पहुंचता है। पहला क्या होगा, कण A से चलेगा विरामावस्था से और वो O पर पहुंचता है, तब उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो उसकी पोजीशन होगी आपके पास कि जब कण यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो अपने पास जो v होगा वो होता है आपके पास
dx कोण में dt, क्योंकि वेग जो होता है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है वो वेग होता है। तो आपको dx बाई dt की जो वैल्यू है वो v को अपने यहाँ से लिखेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको तो t समय पश्चात कण की स्थिति बनानी है, क्या होगी। तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं, तो dx ये dt हो जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन में रूट म्यू अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस यहाँ, ये माइनस इसलिए आएगा कि जो आपकी जो दिशा आप जो चल रहे हो वो बल केंद्र की तरफ चल रहे हो, जब भी बल केंद्र की तरफ चलते हैं तो उसके अंदर क्या लगाते हैं अपने माइनस लगाते हैं। तो जब गति आपकी इस टाइप से हो रही है तो अपने यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे। अगर ऐसे गति होती ओ से ए की तरफ चलते तब पॉजिटिव लेते आप। तो यहाँ से इसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे अपने, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो टी आ जाएगा आपके पास, ये 1 अपॉन में रूट म्यू आ जाएगा बार, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बार माइनस है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कोस इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस c1 तो ले लिया आपने, अब c2 ले लेंगे कांस्टेंट। अब आपको इस c2 की वैल्यू निकालनी है। अब आप वहां से चले तब, परंतु जब आप चले वहां से तो x बराबर a दूरी थी आपके पास और जो टाइम था वो आपके पास 0 था। टाइम कितना था 0 था आपके पास, वहां से विरामावस्था से चले हो आप यहाँ से, तो टाइम आपके पास 0 था, दूरी कितनी थी a थी आपके पास। तो x बराबर a t बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 0 t बराबर 0 रखेंगे तो c2 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी आपके पास। तो यहाँ से t आपके पास जो फाइंड होगा वो हो जाएगा आपके पास t0 x, तो c2 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो यहाँ रखेंगे अपने c2 0 t भी 0, तो c2 की वैल्यू c2 0 आएगा, तो t की जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में रूट म्यू कोस इनवर्स x अपॉन में a। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगा आपके पास ये रूट म्यू t, ये आ जाएगा आपके पास कोस x हो जाएगा, और ये जो बार है आपके पास ये इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी आपके पास वो आएगी, इस इक्वेशन को a दे देंगे अपने। अब आपको क्या करना है, जब कण a से o तक चला तब की पोजीशन जो आई आपके पास तो वो आई x बराबर a कोस रूट म्यू t। अब अगर आप o से लेकर a तक वापस चलते हो तो ये केस 2 बनेगा आपके पास। तो देखते हैं केस 2। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या करते हैं अपने कि ये O से कण चलता है A की तरफ, तो माना कोई कण स्थिर बिंदु O से चलकर A तक पहुंचता है, A तक पहुंचता है तब अपने इसका जो वेग होगा वो बाय 3 से लिखेंगे कि जो वेग होगा वो आपके पास v, उसको भी क्या लिखा जा सकता है dx बाय dt बराबर में म्यू रूट अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब dt dx है, अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इसके बारे में सोचना है आपने। जब a से o तक चले केंद्र की तरफ आए तब तो माइनस था, अब जो गति कर रहा है वो उल्टी साइड में गति हो रही है, यानी इस टाइप से गति हो रही है, तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे अपने, ये बात नोट करने वाली है। अब आपको dx, यहाँ आपको dt टाइम चाहिए, t समय पश्चात स्थिति, तो dt का जो 1 अपॉन में आ जाएगा रूट म्यू, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर रूट। अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे तो t बराबर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में रूट म्यू
इसका आ जाएगा साइन इनवर्स x कोण में a प्लस C3। अब आपके पास ये t आ गया, आपके पास t आने के बाद में आपको C3 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब कण O से चला था तब इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी? जब कण जो चला था A से लेकर तब उसकी जो वैल्यू थी आपके पास वो क्या थी, वो आपको फाइंड करनी है। यानी वो थी x बराबर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 और t बराबर क्या आ जाएगा 0। तो C3 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 0। तो इसमें 0 पुट कर देंगे तो t की जो इक्वेशन बनेगी आपके पास तो वो 1 बनेगी 1/√μ साइन इनवर्स x कोण में a, ये बन जाएगी आपके पास। t समय पश्चात कण की पोजीशन ये होगी, लेकिन आपको चाहिए x की वैल्यू, तो x जो होगा वो आपके पास हो जाएगा a साइन रूट म्यू t। जब कण O से A तक चलता है तो x की वैल्यू आती है a साइन रूट म्यू t। अगर वो A से चलता तब आती है x की वैल्यू a कोस रूट म्यू t। ये पहले केस में आपने निकाल दी, दूसरे केस में आपने अपने उल्टा चले, O से A तक जा रहे हैं तब और A से O तक दोनों साइड में आपको जाना है, तो दो केस बन चुके हैं आपके पास। ये जो वैल्यू आई है आपके पास ये आ गया x बराबर a साइन रूट म्यू t। तो इस प्रकार आपको जो ये इक्वेशन आई है x बराबर की, तो इसको मान लेंगे, उसको a मानना, इसको मान लेंगे b। तो अपने लिखेंगे क्या, इक्वेशन a एंड b, इक्वेशन a एंड b t समय पश्चात, t समय पश्चात कण की, t समय पश्चात कण की पोजीशन बताती है। मतलब कि ए और बी जो इक्वेशन है वो t समय पश्चात आपको कण की क्या बताएगी, पोजीशन बताएगी। तो सबसे पहले आपने एसएचएम पढ़ा, एसएचएम क्या होता है, एसएचएम के बारे में आपने पढ़ने के बाद में आपने उसकी वेग निकाला, यानी किसी दूरी पर कण का वेग निकाला जो v² बराबर आया था आपके पास म्यू a² माइनस में x²। उसके बाद में आपने क्या निकाला, t समय पश्चात कण की पोजीशन देखनी है आपको क्या आएगी। तो उसके लिए आपने दो केस बनाए। सबसे पहला केस बनाया कि a से जब चलते हैं o की तरफ, यानी a विरामावस्था से o की तरफ चलते हैं तब t की वैल्यू और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। जब o से a की तरफ चलेंगे तब वैल्यू क्या आएगी आपके पास। तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो t समय के पश्चात कण की पोजीशन बताएगी, यानी x बराबर a साइन रूट म्यू t और a x बराबर a कोस रूट म्यू t, जो केस फर्स्ट में आपने सॉल्व की। ये दो इक्वेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चनों में यूज होगी है, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि एक डेफिनेशन है आपके पास कि आयाम क्या होता है आपके पास, एम्पलीट्यूड आयाम, एसएचएम का आयाम क्या होगा आपके पास। जो एसएचएम में ये कण गति कर रहा है इसका आयाम क्या होगा। एक स्थिर एक कण ए से अगर विरामावस्था से केंद्र तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है आपके पास, आयाम कहलाती है। तो लिख सकते हैं अपने कि केंद्र बिंदु ए से विरामावस्था, ए से विरामावस्था से केंद्र ओ तक दूरी ए आयाम कहलाती है। कहने का मतलब ये दूरी ए से लेकर ओ तक की जो दूरी है ए, ये क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। किसका, एसएचएम का। आयाम के बाद में अपने बात करते हैं
आवर्तकाल की। एसएचएम का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? आवर्तकाल, अगर ए पे आप कण को स्टार्ट करते हो चलना ए से लेकर और वापस ओ तक पहुंच के वापस ए तक पहुंचने को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। तो टाइम ऑफ पीरियड, तो इसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। कि आप कण जो है वो ए से चलकर वापस ए तक पहुंचता है, तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो उसको आवर्तकाल कहते हैं। अब आवर्तकाल जो होता है टी बराबर होता है 2 पाई बटा रूट म्यू। आवर्तकाल एक आपको नोट करके लिखना है। आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता। आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरी जो आपको डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी कि इकाई समय में या एक सेकंड में, इकाई समय में या एक सेकंड में दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। तो आवर्ती होती है n बराबर में 1 में t। t जो है ये आवर्तकाल है। तो n की जो वैल्यू आएगी वो, अब t की जगह रखेंगे 2 पाई बटे रूट म्यू, तो रूट म्यू ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो इस टाइप से आवर्ती भी आप फाइंड कर सकते हैं अपने। तो ये तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके फ्रेंड भी उठा सके। तो प्लीज हैव यू नाइस डे, थैंक यू।